चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और कार्यक्रम विराम पर जाने के पहले मैंने आपको बताया था कि अब वक्त हो गया है कार्यक्रम के अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है आज के मेहमान। और आज के मेहमान में दर्शकों हमारे साथ हैं एक कथक डांसर, जी हाँ, जिनका नाम है स्वाति संजय पिल्ले। तो आइए मिलते हैं उनसे। स्वागत है स्वाति जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत। जी हाँ, आप एक नृत्यांगना हैं, आपने और जो शैली आप करते हैं वो है कथक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में बहुत तरीके के डांस फॉर्म आ गए हैं, और अगर देखा जाए तो जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है वेस्टर्न कल्चर के जो डांसेस होते हैं उस तरफ। तो ऐसे में आपकी जो चॉइस, आपने जो चूज़ किया कथक, तो ऐसा क्यों? आप और भी कुछ जो आज के समय में चल रहा है वेस्टर्न की तरफ भी जा सकते थे, कथक की तरफ ही क्यों झुकाव, मतलब कैसे कथक की तरफ आपका झुकाव आया? जी, आपका क्वेश्चन पूरा रिलेटेबल है मेरे लिए जी, क्योंकि कहते हैं ना जैसे कि चैरिटी हमारे घर से स्टार्ट होती है ना, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरी मम्मा, मेरे पापा और मेरे मामा जी बेसिकली वो सब संगीत के क्षेत्र में ही हैं जी। तो मुझे वो चीज़ का रुझान बचपन से आया, और फिर मम्मी ने सोचा कि अगर कुछ सिखाना ही है, डांस तो मैं बचपन से कर दी थी, लेकिन एक सही दिशा हमको चाहिए रहती है उसको मॉड्यूल करने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि फिर इसको हम कथक सिखाएंगे, क्योंकि मैं तमिल फैमिली के बैकग्राउंड से हूँ। तो सबने कहा नहीं, भरतनाट्यम सिखाना चाहिए क्योंकि कल्चर है, एक टिपिकल कल्चर। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में रहेगा हम देखेंगे। तो मुझे कथक के जो चक्कर्स होते थे और तत्कार का काम होता था, छोटे थे तो बच्चों को स्पिन करना तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो मुझे लगता था मम्मी ये वाला डांस कौन सा है, पिक्चर वाला तो मैं देख के कर लूँगी, लेकिन ये कौन सा डांस है? तो मम्मी ने बोला इसको कथक कहते हैं, तुमको सीखना है। मैंने बोला बिल्कुल मम्मी। मम्मी ने कहा ठीक है, तो बस मेरी ट्रेनिंग 3 इयर्स की एज से स्टार्ट कर दी थी। मतलब 3 साल की उम्र से आपने कथक में मतलब कथक सीखना शुरू कर दिया था? जी, ये तो बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, 3 साल की उम्र से जहाँ बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते हैं, है ना, और अपने चॉइस का डांस फॉर्म सेलेक्ट करना तो काफ़ी दूर की बात हो जाती है। इस उम्र में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे, मतलब आपने समझ लिया कि मुझे कथक में रुझान है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो कथक में मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या किया है कथक में, मतलब जो आपने डिग्री ली है, जो पढ़ाई करी है, क्या वो भी कथक में ही रही है? थ्रू आउट मेरी CBSE से स्कूलिंग रही है। साथ ही साथ वैसे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ये देखिए मतलब ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में और शौक एकदम किसी और फील्ड में। तो कथक में कोई डिग्री वगैरह आपने? बिल्कुल है। ये 2 तरीके से होता है जी। जैसे कि 6 इयर्स और 8 इयर्स का एक डिप्लोमा होता है, देन डिग्री कोर्स होता है। तो मैंने पहले 8 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम किया जो BA के इक्विवेलेंट होता है जी। और उसके बाद मैंने फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MA कथक से किया, और अभी मैं अपना कथक से ही PhD भी परस्यू कर रही हूँ जी। और आपने जो इंजीनियरिंग है वो किससे? वो सिविल से किया है मैंने। तो मतलब एक सिविल इंजीनियर एक कथक डांसर है। बिल्कुल, आप कह बहुत, मतलब ये काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो ये देखने मिल रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ये बहुत समय लेने वाली है। तो ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ जो कथक के लिए हमें समय देना होता है, प्रैक्टिस, क्लासेस, कैसे तालमेल बिठाती थी आप? ये बहुत डिफ़िकल्ट भी था मेरे लिए, क्योंकि CBSE तो हम सबको पता है कि कितना सारा हमको पढ़ाई करनी रहती है, उसके अंदर असाइनमेंट्स होते हैं। ऐसा एक बार भी हुआ था कि मैं बैतूल में परफॉर्म करने गई थी और सेम डे मैं आई और उसी दिन मेरे एग्ज़ाम थे, प्री बोर्ड्स थे, राइट? प्री बोर्ड्स थे।
तो मैंने उसको मैनेज भी किया और बचपन से डैडी और मम्मी का सपोर्ट बहुत था, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो उन्होंने ये बोला, क्योंकि मम्मा मेरी टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे शुरू से उस चीज़ को ना तालमेल बिठाना सिखाया कि नहीं तुम्हें ये भी करना है और तुम्हें ये भी करना है, तो थोड़ा अपने आप को पुश करो क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है। और जैसा हम सब जानते हैं कि अपने इंटरेस्ट का काम होता है तो बच्चा टाइम निकालता ही है कैसे भी करके। यानी कि जैसे आपने अपनी मदर का जिक्र किया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी मम्मा ने आपको सिखाया और कैसे तालमेल बिठाना है इन सभी चीज़ों के चलते। बिल्कुल, वो आपकी मम्मा ने, जैसे कि वो टीचर हैं तो बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत अच्छे से शिक्षा आपको दी। दर्शकों, स्वाति जी से हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक और विराम का, तो चलते हैं इस ब्रेक पर और वापस आकर स्वाति जी से हम आगे के उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। शुरू में ही बताया था कि सब संगीत की तरफ सबका झुकाव है, सब गाते हैं, आपने एकदम अलग लीग पकड़ ली, तो पापा का कैसा सपोर्ट था, पापा का क्या कहना था? पापा का ऐसे सपोर्ट था कि मेरे डैडी नाबार्ड बैंक में थे, तो वो ऑल इंडिया लेवल के सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स को जीतते थे। ओके। और क्योंकि शास्त्रीय, जैसे पापा ने शास्त्रीय का ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन मेरे मामा जी डॉक्टर नीरज राव, जो कि अभी कोविड में उनकी डेथ हो गई है जी, वो गवर्नमेंट रतलाम गर्ल्स कॉलेज में म्यूज़िक के प्रोफेसर थे। तो बचपन से मतलब मामा जी, नानी, नाना जी सब एक शास्त्रीय म्यूज़िक के बैकग्राउंड से थे। तो उसी से लेके मुझे चीज़ें आती थी, क्योंकि मैं गर्मी की छुट्टी में जाती थी तो मामा कुछ गाते थे, तबले पे बजाते थे, तो मैं वो सुन के अपने मन से, तब बहुत छोटी हुआ करती थी मैं जी, तो इसको लेकर, और पापा का सपोर्ट ये भी था कि डांस क्लास लाना ले जाना वो सब मेरे डैड ही करते थे, क्योंकि उन्हें एक इंटरेस्ट था कि अपनी बच्ची को शास्त्रीय नृत्य की तरफ मुझे ले जाना है, क्योंकि वो बहुत छोटी एज होती है जब बच्चे का मन एकदम चंचल होता है। बिल्कुल। तो आपको उनको ये भी देखना है कि वो अपना संस्कृति भी सीखे और अच्छा कल्चर भी सीखे, और इसी को लेके पापा मम्मी ने डिसाइड किया कि ठीक है हम इसको कथक और आगे अच्छे से करेंगे। बिल्कुल, यानी कि फैमिली में जो एक क्लासिकल टेस्ट है वो शुरू से रहा। पिताजी आपके गाते थे, मामा जी तबला बजाते थे, मामा जी के तबले पे आप थिरकती थी। बिल्कुल, तो मामा जी के तबले पर तो आपने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपने और कहाँ, जैसे आपने जब कथक सीख लिया उसके बाद किस तरह कहाँ की परफॉर्मेंसेस आपने करी? जी, भोपाल में मैंने बहुत जगहों पे किया है, जैसे रविंद्र भवन, आपका स्टेट म्यूज़ियम, और सीएम हाउस में भी किया है, और शहीद भवन में भी किया है। मतलब भोपाल में तो मैं ऐसे काउंट ही नहीं कर पाऊंगी जितने भी प्रेस्टिजियस स्टेजेस, राइट। और फिर भोपाल के बाहर मैंने जैसे खजुराहो फिल्म अपना नृत्य समारोह, जी, तो उसमें मैंने 2018 में किया था। तो ऐसे और बहुत, जैसे गोरखपुर की वाइस चांसलर मीट होती है, हाँ जी, उसमें भी मैंने परफॉर्म किया हुआ था। मतलब काफ़ी सारी अनगिनत परफॉर्मेंसेस हैं। और वर्कशॉप की अगर बात करें तो वर्कशॉप आपने कितनी अटेंड करी हैं और कहाँ अटेंड करी हैं? जी, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपको कुछ नहीं पता रहेगा। और मेरा ये मानना है कि आप ताउम्र शिष्य ही होते हैं। बिल्कुल, आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। तो मैंने पंडित बिरजू महाराज जी की वर्कशॉप अटेंड की, फिर पंडित रामलाल जी की अटेंड करी। मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था कि कथक का मैं सिर्फ एक ही पेटेंट को फॉलो करूं। घराने तो होते हैं लेकिन फिर भी मेरे लिए कथक मतलब एक है। फिर उसमें ये नहीं है कि मैं उसको डिविजनाइज कर दूं कि नहीं मेरा फोटे ये नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। तो वहाँ पे हम जब बॉम्बे में पंडित बिरजू महाराज जी की वर्कशॉप पे गए थे, मुझे आज भी याद है वहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स आए थे और वो पूरा एक माहौल था, क्योंकि हम लोग WCF वर्ल्ड कल्चर डांस फेस्टिवल के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का जो इवेंट था दिल्ली में, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो 1700 कथक आर्टिस्ट वहाँ पे, 1700 मतलब पूरे इंडिया से और यही वो रिकॉर्ड था कि 1700 कथक आर्टिस्ट मिलकर एक साथ कथक करेंगे तो हमारा गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना। ओह, यानी कि जो गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना, ये मैंने आपकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं पढ़ा था, मैं आपसे पूछने वाली थी। तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड जो बना उसका आप भी एक हिस्सा थी, ये बड़े ही गर्व की बात है दर्शकों। और बिल्कुल स्वाति जी को भी इस बात पर और उनके परिवार
के लोगों को भी इस बात पे बहुत गर्व होगा बेशक। जैसे आपने बात निकाली गुरु शिष्य की, है ना, आपने अपने गुरुओं के नाम बताए, गुरुओं के नहीं, आपने बताया कि आपने बिरजू महाराज की भी वर्कशॉप वगैरह अटेंड करी। मैं जानना चाहूँगी कि आपके गुरु कौन रहे हैं? जी, आपने किनसे सीखा कथक? जी, मैंने जैसे बहुत पहले मम्मी ने डाला था मुझे, तो मेरी जो गुरु हैं वो है डॉक्टर विजय शर्मा मैम। हाँ जी। और उसके बाद मैंने फिर राखी जोशी जी से सीखा। फिर अभी मैं जो रायगढ़ घराना, जो मेरा मेन फोटे है, जिस घराने से मैं कथक करती हूँ, जिस शैली को मैं अपनाती हूँ, तो वो एक कोर्ट डांसर भी, आप दरबारी नर्तक भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो गुरु पंडित रामलाल जी हैं, उनसे भी मैंने वर्कशॉप्स ली है, लेकिन उनके बेटे अभी जो भूपेन बरेट जी हैं, वो मुझे अभी कथक की शिक्षा दे रहे हैं। तो एट प्रेजेंट मैं उनसे सीखती हूँ। अच्छा, तो प्रेजेंट ओके आप मतलब, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी लर्निंग की, कि हम ताउम्र शिष्य रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही बात है दर्शकों, कि हम जीवन भर सीखते ही हैं। एक जो सिखाने वाला भी होता है वो भी एक कहीं ना कहीं लर्नर होता है, और अगर हमने ये सोच लिया कि हमने सब कुछ सीख लिया है, वहीं आपकी लर्निंग रुक जाएगी, वहीं आपकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। तो दर्शकों, अभी बात एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक पर जाने के पहले हम स्वाति जी से बातचीत कर रहे थे, और स्वाति जी हमें बता रही थी अपने गुरुओं के बारे में। बिल्कुल स्वाति जी, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, क्या कहना चाहेंगे आप कि आज के समय में जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं, वो पहले की तरह ही इस परंपरा को ले रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बदलाव आ गया है, अब इतना वो नहीं मानते, भूलते जा रहे हैं, या फिर इस परंपरा को? जी, भूलते भी जा रहे हैं, और पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम होते जा रहा है। क्योंकि आजकल बच्चों को ये लगता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आज भी कथक हो, गायन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको एक्टिविटी की तरह ले रहे हैं। बिल्कुल सही। एज अ करियर चॉइस ऑप्शन वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, जबकि ये बहुत वास्ट है और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में रह के जितना आप सीखेंगे, वो उससे आप एक उसे पर्टिकुलर फॉर्म में सीख पाएंगे, एक सीक्वेंस में सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक टीचर नहीं होगा, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर नहीं होगा, तो वो सेल्फ स्टडी कितनी करेगा? एक गाइडेंस तो उसको चाहिए रहेगी कि सेल्फ स्टडी भी वो तब करेगा जब टीचर उसे बताएगा कि आप इसे सही कर रहे हैं या आप इसे गलत कर रहे हैं। नहीं तो बेचारा गलत ही उस चीज़ का रियाज करते जाएगा, पढ़ते जाएगा, और उसको नहीं पता चलेगा। तो गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये तो आज के टाइम पे होनी ही चाहिए। कुछ गुरु हैं जो आज भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि बच्चे इस चीज़ को और अच्छे से ले, थोड़े से टफ बने और इसको लें। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं इस गुरु शिष्य की परंपरा को इतना महत्व इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बच्चे ये जो कथक या फिर कोई भी शैली है, चाहे गायन का हो चाहे नृत्य का हो, उसको एक हॉबी के तौर पे ले रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे ले रहे हैं। कोई इसको इतना दिल से, अगर आप बिल्कुल सही बात बोली स्वाति जी आपने, कि अगर बिल्कुल दिल से मानेंगे, कि बिल्कुल डूबेंगे अगर आप किसी एक्टिविटी में, तो उसको फिर आप एक एक्टिविटी की तरह नहीं, उसको आप बड़े ही दिल से लगा कर रखेंगे, और जो आपको उस वक्त वो सिखा रहा होगा, है ना, वो जो स्किल दे रहा होगा, उससे एक अपने आप एक कनेक्शन आपका बनेगा, और फिर वो ये कनेक्शन ही आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की वजह होती है। और जब रिस्पेक्ट आती है तो अपने आप ये जो परंपरा है ये बच्चा फॉलो करने लगता है ना स्वाति जी? बिल्कुल सही कहा मैंने। बिल्कुल, गुरु शिष्य परंपरा में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो होती है, थोड़ा नहीं, मैं कहूँगी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, क्योंकि आप उस टाइम पे ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे कुछ और काम करना है, या फिर मैं एग्ज़ाम था इसलिए मैंने रियाज में थोड़ी सी कमी कर दी। जी जी जी, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो स्टेज पे जब आप परफॉर्मेंस देंगे तो आपके गुरु को आप ही रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली स्वाति जी ने, कि कहीं ना कहीं आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने एक गुरु से क्या ग्रहण किया। स्वाति जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी, आजकल हर जगह फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट या सब जगह सुनते आ रहे हैं। असल मायने में मैं विमेन एम्पावरमेंट को ये समझती हूँ कि जब मैं 19 इयर्स की थी और मुझे तब उसके लिए अवार्ड दिया गया था, विमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड था, तो वो मुझे दिया गया था 19 साल की उम्र में। जी जी, 19 साल की एज में थी।
तो मुझे यही चीज़ इंस्पायर करी कि मैं तो कथक सीख ही रही हूँ, क्यों ना मैं यही शिक्षा आगे की जनरेशन्स को भी दूँ, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़कियाँ इसे सिर्फ एक हॉबी की तरह देख रही हैं, वो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं देख रही हैं। बिल्कुल, बहुत सही है ना, जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, जी, है ना, तो उसका पहला स्टेप तो यही है कि कोई स्किल डेवलप कीजिए, ये भी एक स्किल है जी, क्योंकि आप इसे सिखाएंगे और अर्न भी कर सकते हैं। आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, आप लेक्चरर हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के डीन भी बन सकते हैं, कुलपति भी बन सकते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और कुछ नहीं भी है तो आप खुद का डांस इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा आके सीखेगा आपके पास। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ों को अगर हम लेकर चलते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैं भी बच्चों को ट्रेन करती हूँ, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस देती हूँ, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करती हूँ कि वो इस तरफ आए, क्योंकि मन से करी हुई चीज़ हमेशा अच्छी ही होती है। आप इस बात को इतने अच्छे से समझ रही हैं, फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल, आपकी जो संस्था है, आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस संस्था को आप इन्हीं विचारों पर आपने शुरू किया होगा और इन्हीं विचारों पर आप इसी विचार के साथ उसको लेकर जा रही होंगी। स्वाति जी, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले आगे के समय के लिए। आप करियर में बहुत ग्रो करें, बहुत आगे तक जाएं, खूब सारे अवार्ड्स आपकी राह में आपके लिए आए। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तो दर्शकों, आज
कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2%
के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं
तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।